जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकोमियम इंडिया पर, मतलब इनकोमियम इंडिया हब पर। दोस्तों आज से हम वही जो जीएस फाउंडेशन का ऐलान किए थे उसका फर्स्ट वीडियो चढ़ने वाला और पहला पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में भी पहला चैप्टर का नाम क्या है, देखें, प्रियम्बल। क्या नाम है? प्रियम्बल चैप्टर का नाम है। इस मतलब चैप्टर से कहीं भी आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा किसी में भी एग्जाम पे आया हुआ है सवाल, तो आपको वो सब कुछ घटना चक्र से हम करवाएंगे। सिर्फ आपको टॉपिक देखना है, प्रस्तावना, बस इतना सा आपको बता दिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रस्तावना, बस 10 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, पूरा चीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। देखें प्रस्तावना क्या है। प्रश्न नाम से ही क्लियर, एक कोई प्रस्ताव होगा। क्या प्रस्ताव होगा? जब संविधान सभा का बैठक चल रहा था, उस बैठक कब हुआ था? देखिए 13 दिसंबर 1946 को। क्या 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू द्वारा एक क्या किया गया था? प्रस्ताव पेश किया गया था। उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव। जब ये 13 दिसंबर को पेश किया गया तो इसे स्वीकारा कब गया था? 22 दिसंबर को। देखिए 22 दिसंबर 1946 को इसको स्वीकारा गया था। और इसमें क्या लिखा हुआ था इस उद्देश्य प्रस्ताव में कि हमारा भारत आगे चलकर कैसा होगा? समाजवादी होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, धर्मनिरपेक्ष, मतलब कैसा होगा? सब कुछ ड्राफ्ट तैयार किया गया था संविधान का। जो किसका उद्देश्य, इसका नाम दूसरा क्या है? उद्देशिका। प्रस्तावना का दूसरा नाम उद्देशिका भी है। ये किस चीज़ के उद्देश्य की बात करता है? संविधान के उद्देश्य की बात करता है। क्या संविधान की कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन एक आप बता रहे हैं, अब क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। एक पेपर है RAS का, क्या RAS का, राजस्थान का है। उसमें पूछा गया था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के किस बैठक में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होता? पांचवा। क्या पांचवा बैठक में। लेकिन बच्चे ने गलत सवाल मतलब जवाब दिया। ऑप्शन में क्या था? 1, 3, 5, 4। तो क्या दिया बच्चे ने जवाब? तीसरा बैठक में। क्यों दिया? क्योंकि आपको क्या पढ़ाया जाता है, पहला 9 दिसंबर को हुआ था, एक 11 को, एक 13 को। 13 क्या है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ही आप आंसर दे देते। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको ये कंडीशन पता नहीं, 9 के बीच जो 10 आता है इसमें भी हुआ था, 11 के बाद 12 भी, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और जो उद्देश्य प्रस्ताव है कहाँ से लिया? उद्देश्य प्रस्ताव से क्या आया? हमारा प्रस्तावना लिया गया है। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया 5वां बैठक में संविधान सभा के। और प्रस्तावना की जो भाषा, क्या प्रस्तावना की जो भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए प्रस्तावना की जो भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इतना सब जानने के बाद ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है प्रस्तावना के बारे में। क्या बेसिक अभी पढ़ के आपको पूरा प्रस्तावना हम समझाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, इतना समझ गए। उसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट बताते हैं जो बहुत सारे राजनीतिकों ने कहा। क्या राजनीतियों ने कहा, मतलब बहुत सारे लोगों ने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा है। देखिए ये हम मिटाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा। पहला कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। क्या प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा? ये नोट कीजिए, ठाकुरदास भार्गव ने। क्या ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? जन्म कुंडली। देखिए जन्म कुंडली किसने कहा? KM मुंशी ने। KM मुंशी ने। KM मुंशी ने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। क्या और क्या कहते हैं? देखिए NK पालकीवाला, एक नाम था NK पालकीवाला। इसने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा? कुंजी कहा है। क्या कुंजी कहा है दोस्तों? संविधान की कुंजी कहा है NK पालकीवाला। जन्म कुंडली किसने कहा? KM मुंशी ने। आत्मा किसने कहा प्रस्तावना को संविधान का? ठाकुरदास भार्गव ने। क्या ठाकुरदास भार्गव ने। और एक आता है क्या? अर्नेस्ट वारकर। देखिए अर्नेस्ट वारकर, इसने भी प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंजी कहा। क्या राजनीतिक कुंजी कहा? किसने? अर्नेस्ट वारकर ने। क्या अर्नेस्ट वारकर। एक होता है, एक किसने कहा? M हिदायतुल्लाह ने। नाम है जस्टिस का है M
तुल्ला, देखिए नाम है ये। इसने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समान है, या तो आप इसे स्वतंत्रता संग्राम के ऊंचा भी मान सकते हैं। किसको? प्रस्तावना को। ये सब याद रखिए। आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। जन्म कुंडली किसने कहा? क्या मुंशी ने। और किसके कहते हैं? जन्म उसके पत्री, क्या जन्म पत्री किसने कहा? पालकी वाला ने। अर्नेस्ट वाकर ने क्या कहा? राजनीतिक जन्म कुंडली है, क्या राजनीतिक कुंजी है, इसको क्या बोलते हैं? इसने बताया राजनीति कुंजी। ये सब बिहार पुलिस दरोगा में आ सकता है। एम हिदायतुल्ला ने क्या बताया था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से भी ये क्या है? एक ऊंचा प्रस्ताव है। क्या ऊंचा प्रस्ताव है? इतना सब जानने के बाद अब हम चलते हैं प्रस्तावना के शब्द पर। क्या प्रस्तावना के शब्द पर देखिए। अब प्रस्तावना का शब्द हम देखते हैं। पहला शब्द आप पढ़िएगा, क्या है? हम भारत के लोग। क्या? हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम भारत के लोग मतलब ये जो लिख रहे थे संविधान सभा के सदस्य, वो किसको इंडिकेट कर रहे थे? हम भारत के लोग कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश का जो संविधान बनाया गया है वो किसी एक व्यक्ति या किसी समाज के द्वारा नहीं बनाया गया है। क्या ये किसी एक व्यक्ति या किसी इंडिविजुअल समाज के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि प्रस्तावना को किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने मिलकर बनाया है। क्या हम भारत के लोगों ने मिलकर बनाया है। इसलिए पहला शब्द क्या दिया जाता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहला शब्द है हम भारत के लोग। भारत की जो प्रस्तावना में जन संप्रभुता दिखती है, पहला शब्द में किसमें? हम भारत के लोगों में। क्या हम भारत के लोग भारत को, क्या हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? अब मेन पॉइंट है, देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभु। देखिए एक शब्द आता है संप्रभु, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सोवेरीन। सोवेरीन इसका मतलब क्या होता है? देखिए सोवेरीन का मतलब क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, इसको तोड़ कर लिखिए। संप्रभु मतलब स्वयं का प्रभु। क्या स्वयं का प्रभु मतलब हम क्या है? खुद के प्रभु हैं। क्या मेरा मन जो होगा वही करेंगे। मतलब संप्रभु का मतलब एक वैसा देश, क्या एक वैसा देश जो कि अपने आंतरिक, क्या जो कि अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में, देखिए आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं हो, वो क्या है? संप्रभु देश है। क्या संप्रभु देश वो देश होता है जिसके आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होगा, किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होगा, उसी को सोवरीन कंट्री बोला जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? स्वयं का प्रभु। क्या स्वयं का प्रभु। और इसके बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। क्या संप्रभु के? क्या मतलब कानूनी संप्रभुता, क्या कहते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता, संवैधानिक संप्रभुता, ये सब आप छोड़िए। क्या बनाना चाहते हैं भारत को? ये पहला क्वेश्चन देखिए। प्रस्तावना में भारत शब्द का यूज कितने बार किया गया है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रस्तावना में भारत शब्द का यूज कितने बार हो चुका है? तो 2 बार लिखिएगा। क्या एक हम भारत के लोग में एक भारत, क्या लिखा? हम भारत के लोग में पहला भारत दिख रहा है आपको, यहाँ पर है हम भारत के लोग एक भारत, भारत को दूसरा भारत, ये 2 बार हो जाएगा। क्या 2 बार? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप समझ गए होंगे संप्रभु का मतलब क्या होता है। अगला शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला शब्द क्या है? समाजवादी। क्या देखें, अगला शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट देखिए, समाजवादी का मतलब क्या होता है कि संसाधन जो होगा, क्या संसाधन जो होगा किसके हक में होगा? वो उस पर सरकार का हक होगा। किसका? सरकार का हक होगा, ना कि किसी निजी व्यक्ति के हाथ में। क्या निजी व्यक्ति के हाथ में? मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था जो दिखाता है वो किसके बारे में बताता है कि संसाधनों पर स्वामित्व होगा, किसका होगा? सरकार का होगा, ना किसी निजी व्यक्ति का। इसका जो कंसेप्ट किसने दिया था समाजवादी का? कार्ल मार्क्स ने। क्या कार्ल मार्क्स ने दिया था समाजवादी का। क्या समाजवादी का कार्ल मार्क्स ने नहीं, एक मिनट रुकिए, सामाजिकवादी के बारे में कार्ल मार्क्स ने नहीं, किसने कहा था? लेनिन ने कहा था। क्या लेनिन ने बताया था। कंफ्यूज हो रहे हैं हम, कार्ल मार्क्स या तो लेनिन होगा समाजवादी के बारे में। और समाजवादी जो संविधान में लिखा हुआ है ये इसको परिभाषित नहीं किया गया है। क्या इसको परिभाषित नहीं किया गया है? इसको परिभाषित कहाँ पर किया गया था? एक केस आया था DS नकाराबाद में। क्या
DS नकारावाद में। इसी में समाजवादी शब्द को क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। क्या परिभाषित किया गया था। अगला शब्द देखिए क्या है, धर्मनिरपेक्ष। क्या लिखा है, इसको हम लिखेंगे पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष, या तो आप क्या लिख दीजिए, धर्म निरपेक्ष। और सबसे पहले समझिए धर्म का मतलब क्या होता है। क्या धर्म का मतलब क्या होता है, देखिए धर्म का मतलब होता है धारण करना। क्या धर्म का मतलब धारण करना, और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, अलग। देखिए अलगाव। निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, एक दूसरे से अलगाव। वो धर्म का मतलब धारण करना, मतलब ये एक ऐसा धर्म क्या है, एक ऐसा नियमों का समुच्चय है। क्या धर्म जो आप धर्म ग्रंथ देखे हैं वो क्या है, नियमों का एक समुच्चय है, जिसे व्यक्ति ने क्या किया है, अपने जीवन को जीने के लिए धारण किया है। क्या आप किसी धर्म को कब मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि हम उस धर्म के लिए हम जिंदगी जीते हैं। हिंदू धर्म मान लीजिए, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, क्या है धर्म का मतलब धारण करना, वो जीवन जीने के लिए, वही है धर्मनिरपेक्ष। एक होता है पंथ निरपेक्ष। क्या पंथ का मतलब क्या होता है, जो धर्म के अंदर जो बहुत सारे विभाग होते हैं, मतलब भाग टूटा हुआ होता है, क्या उपजातियां होती है, उसी को पंथ बोला जाता है। क्या पंथ। और गांधी जी ने किसका सिद्धांत दिया था, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। देखिए पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, एम गांधी ने। क्या एम गांधी मतलब महात्मा गांधी ने किसका सिद्धांत दिया था, महात्मा गांधी ने किसका, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। और अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा डायरेक्ट, तो बताइएगा धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। मेन पॉइंट यही है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, और वो सभी धर्मों को समान मानेगा। क्या वो सभी धर्मों को समान मानेगा, वही है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जल्दी से लोकतांत्रिक का मतलब लोगों का शासन होगा वहाँ पर। क्या लोगों का शासन होगा, ना कि किसी तानाशाही शासन। क्या ना कि किसी तानाशाही शासन, जैसे आप किंजवान वाले देश चाइना को देखते हैं, वो सब क्या है, लोकतांत्रिक देश कहलाने के लिए है, सिर्फ क्या कहलाने है। वो भी एक, ये भी शब्द, जितना शब्द है वो सब एग्जाम में पूछा गया है। गणराज्य का मतलब देखिए, गणराज्य इसका मतलब क्या होता है, जो आप पढ़े होंगे ना, राज्य के प्रमुख, क्या या राष्ट्र के प्रमुख को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति। क्या राज्य के प्रमुख को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति। वो क्या होना चाहिए, यही मेन पॉइंट है, निर्वाचित होना चाहिए। क्या निर्वाचित होगा तभी वो देश गणराज्य कहलाएगा। क्या तभी वो देश गणराज्य कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। जैसे ब्रिटेन, वहाँ पर लोकतंत्र है लेकिन वो गणराज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ के राज्य के प्रमुख जो होते हैं वो वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब पीढ़ी से जो आ रहा है, विक्टोरिया, एलिजाबेथ, वैसे ही आ रहा है, उसी के वंश का राज्य के प्रमुख बन रहे हैं, ना कि निर्वाचित होकर। हमारे यहाँ कोई राष्ट्रपति, हमने जिसे चुनकर भेजा है, क्या प्रतिनिधि को चुनकर भेजा, वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। क्या राष्ट्रपति को चुनते हैं मतलब निर्वाचित करते हैं। ये भी शब्द समझ गए। और क्या बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिक को कौन कौन सा दिया गया है, न्याय के बारे में देखिए, न्याय के बारे में कितने न्याय की बात की गई है यहाँ पर। ये अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा क्या है आर्थिक न्याय, तीसरा क्या है राजनीतिक न्याय। देखिए राजनीतिक न्याय, अगर ये सीरीज में पूछा जाए तो क्या बताएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में दिया गया है। और देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या अगर स्वतंत्रता पूछा जाए प्रस्तावना में कितने प्रकार की दी गई है, क्या स्वतंत्रता देखिए तो कितनी प्रकार की, 5 प्रकार के। पहला क्या है विचार, क्या विचार, उसके बाद क्या है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, उसके बाद क्या है विश्वास, क्या है विश्वास, उसके बाद क्या हम लिखे हैं विश्वास, धर्म, उसके बाद क्या होगा उपासना। देखिए ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और न्याय क्या बताए थे, न्याय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और क्या क्या किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। क्या और यहाँ पर समता कितने प्रकार के बताए गए हैं, 2 प्रकार के। कौन, एक प्रतिष्ठा, एक अवसर के बारे में। क्या
प्रतिष्ठा और अवसर के बारे में। और आप आईएएस का पेपर देखिएगा, ये सवाल आया हुआ है कि अरेंज करने के लिए, क्या अरेंज करने के लिए, और ये भी आया हुआ कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता कितने प्रकार के दिए गए हैं, ये लिखिए। ये सब कुछ आया हुआ घटना चक्र से क्वेश्चन करवाएंगे आपको। और क्या लिखा है, प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है कि एक लोगों की इज्जत क्या होगी, क्या इज्जत का, मान लीजिए बड़े सभा में आप खड़े, आपके गाल पर जाकर हम थप्पड़ मार दिए, आपकी गरिमा क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या आप क्या अगर कोर्ट जाइएगा आप क्या कहिएगा, तो मिलट मेरा क्या हुआ, गरिमा पर ये हाथ उठाया है, क्या मेरे इज्जत पर हाथ उठाया है, वही क्या है, गरिमा है, क्या गरिमा। और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, क्या बंधुता, देखिए ये भी समझिए, बंधुता का मतलब क्या होता है, बंधन, क्या बंधन, वो भी किसके बीच, देशों के बीच, देशों अर्थात मतलब देश के लोगों के बीच भाईचारे की भावना। क्या है, बंधुता का मतलब होता है भाईचारे की भावना। देखें, भाईचारे की भावना को ही क्या कहते हैं, बंधुता। और बंधुता को हम मजबूत कैसे करते हैं, तो पहला में हम क्या लिखते हैं, एकल नागरिकता। क्या एकल नागरिकता का उपयोग करके हम बंधुता को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे अभी आपको क्वेश्चन बताए न, आपको घटना चक्र में वैसे मिलेगा क्वेश्चन। ये देखिएगा 3 प्रकार, ये 5 प्रकार, ये 2 प्रकार, बंधुता का मतलब, ये सब ही एग्जाम में डिट्टो आ चुका है। उसके बाद क्या है, सिर्फ डेट की बात की जा रही है। देखिए डेट की बात की जा रही है, डेट में क्या है, दृढ़ संकल्प होकर, क्या दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा के आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, यह भी क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, क्या आईएएस के एग्जाम में कि प्रस्तावना में उल्लेखित डेट कौन सा है, 26 नवंबर 1949 को क्या है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत द्वारा इस संविधान को, ये शब्द याद रखिए, ये भी एग्जाम में आ सकता है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। क्या अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हुआ हमारा प्रस्तावना पूरा खत्म। क्या प्रस्तावना हुआ खत्म। और अब मेन पॉइंट क्या है, देखिए प्रस्तावना के बारे में सबसे पहले ये है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं। क्या संविधान का भाग है या नहीं, तो ये कौन बताता, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही बताता है कि कोई कौन संविधान का भाग है या नहीं। तो सबसे पहले एक वाद आया था, क्या एक केस गया था, उस केस का नाम क्या था, बेरुबारी केस। देखिए बेरुबारी वाद कब गया था, 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या बताया, प्रस्तावना संविधान का बिल्कुल भी भाग है ही नहीं। तब इसके बाद जब आया था क्या, गोलकनाथ वाद एक आया था, क्या गोलकनाथ 1967 में। इसमें क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रस्तावना है क्या है, संविधान की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन भाग नहीं है। इसमें भी भाग माना नहीं, लेकिन व्याख्या के लिए, मतलब संविधान की अगर हम व्याख्या करेंगे उसमें महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब एक केस आया, क्या केशवानंदा भारती, देखिए केशवानंदा भारती केस 1973 में, क्या 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खुला। इसमें क्या बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। क्या संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और अब तक जब से प्रस्तावना आया तब से मात्र अब तक ही एक बार इसमें संशोधन हुआ है। क्या एक बार, वो भी कौन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या 3 शब्द, पहला शब्द का नाम क्या है, समाजवादी। देखिए समाजवादी, दूसरे का नाम क्या है, धर्मनिरपेक्ष। क्या धर्मनिरपेक्ष, तीसरे का नाम है अखंडता। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, ये सब आईएएस में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, कि 1950 में, क्या 1950 में प्रस्तावना की स्थिति कैसी थी, क्या प्रस्तावना की स्थिति कैसी थी, तो आपको जाहिर सी बात है 1976 में जब ये तीनों शब्द जोड़ा गया है तो 1950 में ये शब्द तीनों नहीं होगा, तो 100%। तो यहाँ पर जो है कौन सा, देखिए ये समाजवादी शब्द यहाँ पर नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, और कहाँ गई अखंडता, ये अखंडता शब्द यहाँ पर नहीं होगा। तब आप सीरीज लगा लीजिएगा, तो आशा करते ही आपको समझ में आया होगा कि संविधान का प्रस्तावना भाग है या नहीं। और जो एक
आता है कौन चीज कि प्रस्तावना में क्या वाद योग है या नहीं, क्या मतलब प्रस्तावना का उल्लंघन होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं या नहीं, तो क्या होगा, ये न्याय योग्य नहीं है। क्या दोस्तों, न्याय योग्य नहीं है। मतलब इसके क्या होगा, मतलब उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि मेरा ये का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का भाग नहीं है, न्याय हमको ये नहीं मिल रहा है, मतलब ये न्यायोचित नहीं है। क्या न्यायोचित नहीं है। और एक बात की गई है, देखिए कि प्रस्तावना जो है, क्या प्रस्तावना जो है, एक केस आया था, एक केस का नाम क्या, LIC वाद, क्या LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1995 का केस है। इसमें प्रस्तावना को क्या कहा गया था, देखिए इसमें प्रस्तावना को बताया गया था संविधान का आंतरिक भाग, संविधान का आंतरिक भाग माना था। संविधान का, सुनकर लिख लीजिएगा, संविधान का आंतरिक भाग। देखिए जैसे हमारे शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता है, उसी प्रकार संविधान प्रस्तावना के बिना भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा पूरी तरीक़ा से। उसीलिए LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रस्तावना क्या है, संविधान के आंतरिक भाग है। क्या संविधान का आंतरिक भाग है। और इसी में LIC बाद में क्या बताया गया था, ये विधायिका की ना ही शक्ति का स्रोत है, ना ही इसके शक्ति को क्या करता है, ये छीनता है। क्या प्रस्तावना जो है ना ही विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही किसी प्रकार से इसे छीना जा सकता है। क्या छीना जा सकता है। और आशा करते हैं प्रस्तावना पूरा आपको समझ में आया होगा। किसी भी एग्ज़ाम का जितना आपको कंटेंट बताए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, खुद हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, शॉर्ट वीडियो बनाकर, लॉन्ग वीडियो बनाकर, घटना चक्र से सभी क्वेश्चन डिट्टो आपको क्लास से ही दिखेगा। सिर्फ आपको सब चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। संप्रभु का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, समता 2 प्रकार के, जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसको सीरीज लगाने के लिए डेट कौन सा उल्लेख किया गया इसके बारे में, और जो ये सब बाध्य हो योग्य है या नहीं, संविधान का भाग है या नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किस में पूछा गया है कि किस बात में बताया गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बेरुबारी वाद। किस में कहा गया भाग है, केशवानंदा भारती। कितना बार संशोधन हुआ, एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये न्याय योग्य है या नहीं, तो न्याय योग्य नहीं है। मतलब इसके उल्लंघन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, या कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और आशा करते हैं पूरा आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपको इसका पूरा क्वेश्चन का हम सीरीज निकालेंगे, मतलब घटना चक्र से आपको पूरा क्वेश्चन भी करवा देंगे। और कुछ अगर डाउट हुआ तो आप इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा निकाल कर। तो चलिए, जय हिंद, जय हिंद।